करंट अफेयर्स के इस भाग में इस सप्ताह के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आपके सामने ला रहे हैं। पूर्व के जो वीडियो में आपने हमें सहयोग दिया उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभारी हैं। आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के इस भाग की। हमारा पहला प्रश्न है, ऑयल रेसलिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका उत्तर है तुर्की। बड़ा रोचक खेल है। इसमें जितने भी प्रतिभागी होते हैं वो लगभग एक 13 किलो चमड़े का ट्राउज़र पहनते हैं, जैतून के तेल से नहाते हैं और फिर ये प्रतियोगिता होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो खेल है तुर्की का 13वीं शताब्दी का है, 13वीं सदी का है और इस वर्ष इसकी 660वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और इस खेल की प्रसिद्धि और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 2010 में जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने इसे कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया था। किस में शामिल किया था? कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया था। तो महत्वपूर्ण है, ऑयल रेसलिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तुर्की का, 13वीं शताब्दी का है, 660वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और 2010 में यूनेस्को ने इसे कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया था। साथियों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक सफलता का एक महत्वपूर्ण मंत्र होता है कि हमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी आना चाहिए, कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पर क्या तैयारी करनी है और किन चीज़ों को हमें छोड़ना है। तो इसमें पूरी जगन्नाथ यात्रा में हमें किस टॉपिक पर जो याद रखने वाले हैं वो महत्वपूर्ण क्या क्या हैं? पुरी का जो मंदिर है कहाँ पर है? ओडिशा में। पूरी जगन्नाथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। जो ये मंदिर है ये कौन सा मंदिर? 12वीं शताब्दी का मंदिर है। यहाँ पर जो ये रथ यात्रा शुरू होती है वो शुरू होती है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से। शुक्ल द्वितीया से रथ यात्रा कहाँ जाती है? पुरी से 3 किलोमीटर की दूरी पर गुंडीचा माता का मंदिर है, उस गुंडीचा माता के मंदिर पर यह रथ यात्रा जाती है। इसलिए इस रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। यहाँ पर 7 दिन रुकने के बाद देवशयनी एकादशी पर यह यात्रा वापस पुरी आती है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को इसकी शुरुआत होती है, वापस आती है ये देवशयनी एकादशी को। इसमें जो रथ निकलते हैं वो 3 रथ होते हैं। सबसे एक तो है बलराम, जिन्हें बलभद्र सबसे आगे रहता है बलराम जी का रथ। बीच में रहता है जो इनकी बहन थी सुभद्रा, उसका रथ। और तीसरे नंबर पर रहता है जगन्नाथ जी का, श्री कृष्ण जिन्हें जगन्नाथ का रूप माना जाता है, उनका रथ रहता है। तो पौराणिक मान्यता ये है कि जो जगन्नाथ है ये श्री कृष्ण जी के पूर्ण अवतार हैं और इस रथ यात्रा में इस जो रथ में ये खींचता है, ऐसा माना जाता है कि उस रथ में लगने से उसके 100 यज्ञों के बराबर उसे फल की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारा अगला बिंदु है दक्षिणी चीन सागर, जो विवादास्पद क्षेत्र है। अभी हाल में ही क्यों चर्चा में रहा? चीन ने यह दावा किया कि अमेरिका का युद्धपोत बिना अनुमति के यहाँ आ गया था और हमने इसको मारकर खदेड़ दिया उसको। तो ये दक्षिणी चीन सागर क्यों विवाद में है? दक्षिणी चीन सागर व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है। दुनिया के जितने भी जलमार्ग हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है और ये व्यापार और परिवहन का प्रमुख मार्ग है। व्यापार और परिवहन का प्रमुख मार्ग है। इस दक्षिणी चीन सागर में अनेक द्वीप समूह हैं, लेकिन 2 द्वीप समूह महत्वपूर्ण हैं, स्पार्टली और पार्सल, जो सबसे ज़्यादा विवादित हैं। क्यों विवादित हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कच्चे तेल और गैस के भंडार हैं। कच्चे तेल और गैस के भंडार है और पूरी दुनिया का जितना भी जो मत्स्य पालन होता है, मछली पालन होता है, उसका 55% या तो इस द्वीपों से निकलता है या इन द्वीप के माध्यम से होता है।
तो इसलिए इनका क्या व्यापारिक महत्व है। अब विवाद क्या है इसका? विवाद है चीन 1949 के बाद से एक महत्वपूर्ण शब्द है इसमें 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन यानी 9 आवासीय रेखाएं। उन 9 आवासीय रेखाओं के माध्यम से वो कहता है, उसने एक काल्पनिक क्षेत्र खींच दिया दक्षिणी चीन सागर में और ये कहता है कि ये क्षेत्र मेरा है। तो जो इन द्वीपों से सटी हुई सीमाएं हैं, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, यानी जो दक्षिणी पूर्व के देश हैं उन देशों से चीन का विवाद होता है। इन देशों में है वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस और मलेशिया, सिंगापुर। वो इस 9 डैश लाइन को मानने से इनकार करते हैं। 2016 में इस 9 डैश लाइन को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था। लेकिन चीन क्या है, इस न्यायालय जो हेग के न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसे मानने से इनकार करता है। उधर अमेरिका क्या कहता है? उधर अमेरिका कहता है कि हम चीन की इस 9 डैश लाइन को नहीं मानते और इसी को लेकर के चीन का इन द्वीपों के समीप जो देश बसे हुए हैं, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस और अमेरिका सहित देशों से विवाद है। हमारा अगला बिंदु है नेपाल के नए प्रधानमंत्री। अभी हाल में ही नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन क्या हुआ है? अभी नेपाल के पहले प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली। इन्होंने सदन में अपना विश्वास मत खो दिया तो इन्होंने जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं उनको सदन को भंग करने की सिफारिश करी। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। राष्ट्रपति ने इनकी सलाह पर सदन को भंग कर दिया। इसे चुनौती दी गई नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सदन भंग किया गया है वो क्या है? असंवैधानिक है। और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देवुआ, जो 5वीं बार नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इन्हें 30 जहाँ जो नेपाल का जो संविधान कहता है इन्हें 30 दिन के अंदर अपने विश्वास मत हासिल करना होगा। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवुआ। पार्टी का नाम है इनका नेपाली कांग्रेस। जो केपी शर्मा ओली पहले प्रधानमंत्री थे उनके समय में भारत और नेपाल संबंधों में इतने मधुर नहीं रहे। लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि जब नेपाली कांग्रेस नेपाल में सत्ता में आती है तो भारत और नेपाल के संबंधों में एक मजबूत प्रगाढ़ता आती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब भारत नेपाल संबंधों में हमें प्रगाढ़ता और मधुरता देखने को मिलेगी। हमारा अगला बिंदु है ब्रह्मोस से आप सभी ने आपने पहले नाम सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल का। लेकिन अभी हाल में ही चर्चित क्यों है? इसका अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण किया गया था। कहाँ से? उड़ीसा का जिला है बालासोर और यहाँ पर है चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। ब्रह्मोस के अपग्रेडेड वर्जन का जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर थी, उसका उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र से परीक्षण किया गया और यह परीक्षण क्या हुआ? असफल हुआ। तो इसलिए हमें ब्रह्मोस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ब्रह्मोस की पूरा तथ्यात्मक विवरण क्या है। ब्रह्मोस इसमें भारत का किससे सहयोग है? रूस से सहयोग है। भारत और रूस के सहयोग से। भारत का तो इसमें संगठन है DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और रूस का जो संगठन है, जो कंपनी है, वो है NPO मशीनो स्ट्रोयेनिया। इन दोनों को मिलाकर के ब्रह्मोस कॉरपोरेशन बनाया गया है जो इस ब्रह्मोस मिसाइल का विकसित कर रहा है। इसमें नाम इसका रखा गया भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कावा नदी पर, इनको दोनों को मिलाकर के इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। और जो मिसाइल है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, वो किस पर आधारित है? रूस की P-800 ओकिंज क्रूज मिसाइल पर यह आधारित है। रूस इसमें प्रक्षेपास्त्र की तकनीक उपलब्ध करा रहा है
और भारत इसका गाइडेंस कर रहा है कि इसको कैसे विकसित किया जाएगा। अब इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं वो हम आपको एक चर्चा में और ला देते हैं। सुपरसोनिक, इसमें बार बार आता है सुपरसोनिक क्या है, हाइपरसोनिक। तो जो मिसाइल हैं उन मिसाइलों को गति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है सबसोनिक, दूसरी होती है सुपरसोनिक और तीसरी होती है हाइपरसोनिक। इसमें क्या होता है, मैक, एक शब्द आता है मैक, ध्वनि की गति का जो होता है वो मैक। इस मैक संख्या के आधार पर इन मिसाइलों की 3 श्रेणियां होती हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। मैक 2 से कम है सबसोनिक, 2 से 5 के बीच में है सुपरसोनिक और 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक। दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल है ब्रह्मोस। क्यों? क्योंकि ये मैन्यूवरेबल तकनीक पर है। मैन्यूवरेबल क्या है? जो यदि हम किसी मिसाइल को निर्देश दे दें कि वो अपने टारगेट पर जाना है और यदि टारगेट वहाँ से मूव हो जाए तो मिसाइल चूक जाती है। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका मूल मंत्र है क्या? दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ। यानी यह क्या है, लक्ष्य यदि परिवर्तित होता है तो स्वयं भी अपने उस टारगेट को परिवर्तित कर लेती है। मैन्यूवर यानी इसको यदि एक बार इसका लक्ष्य टारगेट कर दिया और लक्ष्य बदल जाता है तो उसको लक्ष्य को बदलने पर भी ये अपना निशाना खोती नहीं है, उस लक्ष्य को टारगेट करती है। अब तक क्या था, इसकी जो मारक क्षमता थी वो थी 290 किलोमीटर की थी, 290 किलोमीटर थी। ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता थी वो थी 290 किलोमीटर। और इससे ज़्यादा की मिसाइल का निर्माण संभव क्यों नहीं था? क्योंकि रूस MTR का सदस्य था। MTCR क्या है? एक संगठन है, एक जो पूरी दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती है और भारत इसका सदस्य नहीं था। और इसका यह प्रावधान है कि सदस्य जो रूस इसका सदस्य देश है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा का मिसाइल तकनीक उन देशों को नहीं दे सकती जो इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं था, लेकिन 27 जून 2016 को भारत MTCR का सदस्य बन गया। MTCR का सदस्य बनने के बाद क्या हुआ, 300 किलोमीटर से ज़्यादा की क्षमता की ब्रह्मोस मिसाइलों का परीक्षण शुरू हुआ है। इस ब्रह्मोस मिसाइल ने भारत की सामरिक क्षमता में वृद्धि की है। भारत ने चीन से लगती सीमा में, इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसे तीनों सेनाओं के संस्करण है इसका, जल, थल, नभ और पनडुब्बी, यानी जल के नीचे भी, यानी हर इसे जल, थल, नभ और पनडुब्बी हर संस्करण पर तैनात किया जा सकता है। और भारत ने इसे नभ में सुखोई 30 पर इसे अपने पर तैनात किया है, जिससे भारत की सामरिक क्षमताओं में वृद्धि हुई है। ये ब्रह्मोस के बारे में महत्वपूर्ण। और अब भविष्य में भारत क्या है, ब्रह्मोस 2 मिसाइल का भी परीक्षण करने की स्थिति में हुआ, जिसका नाम होगा ब्रह्मोस 2। ये मिसाइल क्या होगी, ये ब्रह्मोस तो है सुपरसोनिक, और ब्रह्मोस 2 जो मिसाइल होगी वो क्या होगी, हाइपरसोनिक होगी। क्या होगी, हाइपरसोनिक। यानी इसकी जो मैक संख्या है वो 5 से ज़्यादा होगी। तो ये ब्रह्मोस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर तैयारियों के साथ आपको अगला वीडियो ला सकें। धन्यवाद।